दोस्तों नमस्कार। अक्सर आप सोशल मीडिया को जब भी देखना शुरू करते हैं तो तरह तरह की रील भारत सरकार की उपलब्धियों के बारे में बखान करने वाले लोगों की वायरल होती है। जब भी कोई चैनल या सोशल मीडिया का पत्रकार लोगों से यह पूछता नजर आता है कि नरेंद्र मोदी सरकार की 10-12 साल की कौन सी सबसे बड़ी 3-4 उपलब्धियां हैं, तो आमतौर पर लोग पहली उपलब्धि के नाम पर जिसकी चर्चा करते हैं वो ये है कि मोदी सरकार ने भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया है। कुछ लोग तो ये कहते हुए भी नजर आते हैं कि मोदी के पहले भारत को कोई जानता भी नहीं था। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई से लेकर नॉर्वे तक 5 देशों की विदेश यात्रा पर निकले हुए हैं। देशवासियों को कह रहे हैं कि 1 साल तक विदेश ना जाएं, सोना ना खरीदें, पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल करें, लेकिन खुद विदेश यात्रा पर निकले हुए हैं। और इसी विदेश यात्रा के क्रम में वो नीदरलैंड भी पहुंचे। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन ने उनका स्वागत किया, उनके साथ फोटो खिंचवाई, लंबी लंबी बातें भी की। लेकिन प्रधानमंत्री के नीदरलैंड पहुंचने के ठीक पहले नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन ने एक इंटरव्यू दिया, कुछ अखबारों को इंटरव्यू दिया। और उस इंटरव्यू में रॉब जेटन ने कहा कि भारत में जो अल्पसंख्यकों की स्थिति है और भारत में जो मीडिया की स्थिति है उसे लेकर हम भारत सरकार को समय समय पर आगाह करते रहे हैं और पूरे यूरोप के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति चिंता का विषय यूरोप में बने, निश्चित तौर पर एक देश के तौर पर, एक राष्ट्र के तौर पर हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। एक पत्रकार के साथ साथ भारत के नागरिक होने के नाते जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी आलोचनाओं का सिलसिला शुरू होता है, हमारे लोकतांत्रिक ढांचे और उसका नेतृत्व करने वाले लोगों की आलोचना शुरू होती है, तो हम सबको बड़ा दुख होता है। और यह दुख स्वाभाविक है कि हमारे विदेश मंत्रालय को भी हुआ है, भारत सरकार को भी हुआ है। तभी विदेश मंत्रालय की तरफ से इस पर खेद जताते हुए कहा गया कि यह भारत की सभ्यतागत विविधताओं, जो हमारी सिविलाइजेशन है, अनेकता में एकता की बातें हैं, गंगा जमनी तहजीब है, इन सब के बारे में अगर कोई व्यक्ति ऐसी टिप्पणी करता है तो यह उसकी नासमझी को दर्शाता है। स्वाभाविक है कि भारत का विदेश मंत्री या विदेश मंत्रालय में कोई भी अधिकारी बैठा होता तो देश के बारे में ऐसी टिप्पणियां होती तो उसका इसी तरह जवाब दिया जाता। लेकिन जरा देखिए, कल यह टिप्पणी की गई है अखबार में, आज ये बात सुबह सुबह हम सबके सामने आई और उसके कुछ घंटे के बाद आज सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ है वो बड़ा चौंकाने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में यूएपीए के मामले को लेकर सुनवाई चल रही थी और उसी सुनवाई के दरमियान जस्टिस उज्जवल भुइयां और जस्टिस बीबी नागरत्ना की बेंच ने उमर खालिद और शर्जील इमाम को पिछले 5.25 सालों से जेल में रखे जाने पर चिंता जताई और साफ साफ कहा कि बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन। यानी बेल देना एक नियम है और बहुत कुछ चुनिंदा मामलों में ही किसी को जेल भेजा जाना चाहिए। उमर खालिद अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। दिल्ली में जो सांप्रदायिक बवाल 2020 में हुआ था उसके सिलसिले में जो आरोप है उसमें वो जेल में है। और आश्चर्यजनक बात यह है कि इसी साल 4 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में उमर खालिद की तरफ से 6ठी बार जमानत की अपील की गई और जमानत की अपील तो उनकी खारिज की ही गई। जमानत की अपील खारिज होने के साथ साथ एक टिप्पणी भी जोड़ दी गई कि अगले 1 साल तक बेल पिटीशन फाइल नहीं कर सकते उमर खालिद। अब ये सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कौन सी बात है कि 1 साल तक किसी को बेल पिटीशन फाइल करने के अधिकार से, बेल के लिए अपील करने के अधिकार से वंचित कर दिया जाए। एक तरफ नीदरलैंड के प्रधानमंत्री का भारत के अल्पसंख्यकों की स्थिति पर चिंता जताना और ठीक उसी वक्त भारत के सुप्रीम कोर्ट में यूएपीए के मामले को लेकर के सवाल उठना और उमर खालिद के मामले का इसके बहाने चर्चा में आ जाना, आखिर ये क्या दर्शाता है? अगर एक साफ साफ पत्रकार के नजरिए से देखें, एक आम आदमी के नजरिए से देखें, तो जो बात नीदरलैंड के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, क्या वही बात उमर खालिद के मामले में पुष्ट होती हुई तो नहीं दिखाई दे रही है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि 94% मामले ऐसे हैं जिसके बारे में यूएपीए का मामला साबित ही नहीं हो पा रहा है। 1.5 से 4% के मामले ही, 1.5 से लेकर 4% के बीच में मामले साबित हो पा रहे हैं। और बात यदि जम्मू कश्मीर के मामले की जाए तो वहां के जितने लोगों को यूएपीए के तहत बंद किया जा रहा है
उसमें तो 1% मामले में कन्विक्शन की स्थिति बन पा रही है। ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि क्या वाकई भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति खराब है। 24 साल पीछे मैं आपको ले चलता हूं। 24 साल पहले गुजरात में फरवरी मार्च में क्या हुआ था बताने की जरूरत नहीं। फरवरी मार्च में गुजरात में जो भी हुआ था, उस वक्त देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी गुजरात पहुंचे थे। और जब गुजरात वो पहुंचे तो वहां उन्होंने साफ साफ कहा था कि सत्ता में बैठे हुए हर व्यक्ति को राजधर्म का पालन करना चाहिए। राजधर्म का पालन करने वाला व्यक्ति प्रजा प्रजा के बीच में भेद नहीं कर सकता, न तो रंग के आधार पर, न जाति के आधार पर, न धर्म के आधार पर, और न ही लिंग के आधार पर। किसी आधार पर वो भेद नहीं कर सकता। लेकिन ये वही दौर है जिस दौर में गुजरात में जब सब कुछ इस तरह की दुखद घटनाएं चल रही थी, उसी वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री का भी एक बयान आया था। और गुजरात के मुख्यमंत्री कौन थे? वही थे गुजरात के मुख्यमंत्री जो अभी देश के प्रधानमंत्री हैं और नीदरलैंड के दौरे पर गए। गुजरात के मुख्यमंत्री ने कहा था कि गुजरात में जो कुछ भी हो रहा है वो न्यूटन के तृतीय गति नियम का पालन हो रहा है। 12वीं क्लास तक साइंस मैंने भी पढ़ी है, न्यूटन के तीनों नियम मुझे भी पता है। और तीसरा नियम साफ साफ कहता है कि प्रत्येक क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। क्या इस तरह के बयान को उस वक्त अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने गंभीरता से नहीं लिया था, या देश के अंदर के समुदायों ने गंभीरता से नहीं लिया था? जाहिर सी बात है सबने गंभीरता से लिया था। और सबने जब गंभीरता से लिया था, उसी दौर में अटल बिहारी वाजपेयी ने गुजरात में सत्ता परिवर्तन, मुख्यमंत्री परिवर्तन की वकालत भी की थी। संघ और भाजपा के खेमे ने होने नहीं दिया। उसी दौर में गुजरात के मुख्यमंत्री को दुनिया के कई देशों ने वीजा देने से इनकार कर दिया, अपने यहां आने से मना कर दिया था। लेकिन गुजरात के मुख्यमंत्री जब देश के प्रधानमंत्री के तौर पर सामने आए तो उनके बयानों को यदि सुना जाए और उनके बयानों को एक एक कर आप याद करने की कोशिश करें, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बंगाल हो, चाहे कोई भी दूसरा राज्य हो, कई सारे उनके बयान यदि एक एक कर मैं 2-4 बयानों को आपके सामने रखूं तो तमाम स्थितियां साफ हो जाती हैं। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान थे उत्तर प्रदेश के चुनाव 2017 के वक्त, कब्रिस्तान बनना चाहिए तो शमशान भी बनना चाहिए। आज तक मैंने यही सुना था कि देश की सत्ता में आने वाला कोई भी व्यक्ति, भारत हो या दुनिया का कोई भी देश हो, सत्ता में आने वाला व्यक्ति आम आदमी को कब्रिस्तान या शमशान जाने की नौबत बुढ़ापे के पहले, उम्र पूरी करने के पहले ना आए, इसका इंतजाम करने के लिए बनाया जाता है, न कि कब्रिस्तान और शमशान की बात करने के लिए। देश के प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए खुद नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि बलवाइयों की पहचान कपड़ों से होती है, और प्रधानमंत्री रहते हुए यह भी कहा कि एक खास राजनीतिक दल महिलाओं का मंगलसूत्र छीनकर मुसलमानों को दे देगा यदि वो सत्ता में आया तो। क्या इस तरह के बयान सांप्रदायिक आधार पर दिए गए बयान नहीं माने जाने चाहिए? बड़ा सवाल है। और तो और मोदी की सत्ता के नवरत्नों की बात यदि करें, अनुराग ठाकुर ने क्या कहा था 2020 के दौर में, देश के गद्दारों को गोली मारो, किनको क्या कहा था? आप सबने सुना था। किस तरह की बातें चुनाव के दरमियान और दूसरे नेताओं ने कही, ये सबको पता है। अली और बजरंगबली की बातें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कही, और इसके साथ साथ जो दूसरे बीजेपी के नेता हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक किस तरह का बयान देते रहे, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। मणिपुर में क्या हुआ ये पूरे देश ने ही नहीं पूरी दुनिया में देखा, और सुप्रीम कोर्ट तक को कड़ी टिप्पणी करनी पड़ी। सरकार मणिपुर पर कुछ बोले, इसके लिए विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव तक लाना पड़ा। कई सारी चीजें इस दौर में इस देश के अंदर हुई, और ऐसी चीजें जब हो रही है तो स्वाभाविक है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चिंता तो व्यक्त करेगा ही, और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता को मद्देनजर सिविल सोसाइटी के नाते इस देश को भी रखना ही होगा। जब इस देश में इमरजेंसी लगी थी, आपातकाल लगा था, जॉर्ज फर्नांडिस की गिरफ्तारी के बाद उनके जीवन को लेकर चिंताएं व्यक्त की जा रही थी, उस वक्त भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का दबाव भारत के ऊपर था, हर मौके पर रहा है। परवेज मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान के ऊपर भी
अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का बहुत गहरा दबाव था कि नवाज शरीफ के साथ उस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए जिस तरह का हश्र जनरल जियाउल हक के जमाने में जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में दूसरे मौके पर भारत भी अपनी भूमिका निभाता रहा है। कई सारे मौके पर भारत के विदेश मंत्रालय ने, भारत सरकार ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। खास करके गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जन्म रहा हो, एक राष्ट्र के तौर पर इजराइल और फिलिस्तीन दोनों को मान्यता देने में भारत की भूमिका रही हो, बांग्लादेश के गठन में भारत की भूमिका रही हो। हर मौके पर भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी चिंताओं को और अंतर्राष्ट्रीय और वैश्विक शांति को स्थापित करने में जहां भी उससे सहयोग की अपेक्षा की गई है, हर जगह उसने अपनी भूमिका को निभाया है। लेकिन उस देश के अंदर कोई दूसरा देश उस देश के अंदर की परिस्थितियों पर सवाल उठा रहा है, तो निश्चित तौर पर उन सवालों की निंदा तो होनी चाहिए। उन सवालों को हम नासमझी करार देने के लिए आगे बढ़ते हुए दिखने भी चाहिए, लेकिन एक आत्मविश्लेषण का मौका भी होना चाहिए कि क्या जो बातें बाहर से कही जा रही है, क्या वो पूरी तरह तथ्यों से परे है। गैर जिम्मेदार लोग कहीं भी कुछ भी बोलते रहते हैं, लेकिन सत्ता में बैठी हुई पार्टी, जिससे गंभीरता की उम्मीद की जाती है, सत्ता में बैठी हुई पार्टी, देश के कई राज्यों की सत्ता में बैठी हुई पार्टी है, उसके शीर्ष नेता सांप्रदायिकता की आग में घी डालने वाले बयान अगर अपने मुखारबिंद से देते हुए नजर आए, तो जो बात रॉब जेटन ने कही है, जो बात नीदरलैंड के प्रधानमंत्री ने कही है, उस तरह के वॉइस दूसरे देशों से भी आने लगे, किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। वैश्विक व्यवस्था एक शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के सिद्धांत के आधार पर चलती है, लेकिन वैश्विक व्यवस्था किसी दूसरे राष्ट्र की संप्रभुता का सम्मान करने के साथ भी चलती है। यहां इस बात पर बहस हो सकती है कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने से किसी भी देश को बचना चाहिए। निश्चित तौर पर रॉब जेटन को भी बचना चाहिए था, लेकिन सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जो बातें कही है, जमानत को लेकर जो बातें कही है, क्या वो बातें तथ्यों से परे हैं? चर्चा इस बात की भी होनी चाहिए कि आखिर मनीष सिसोदिया से लेकर सत्येंद्र जैन के कीमती वर्ष जो न्यायालय के द्वारा जेल में रखकर, जांच एजेंसियों की कृपा से जेल में रखकर खराब किए गए, क्या उसकी सजा ईडी के अधिकारियों को दी जाएगी? क्या उससे दोगुने समय तक सजा स्वरूप ईडी के डायरेक्टर को जेल भेजा जाएगा? ये बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल इसलिए भी है क्योंकि एक पक्षीय कार्रवाई लगातार इस देश में होती रही है। मौजूदा दौर में इसकी फ्रीक्वेंसी काफी बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। हेमंता बिश्व शर्मा जब कांग्रेस में थे, ईडी का प्रेम पत्र उन्हें प्राप्त हुआ। शुभेंदु अधिकारी जब टीएमसी में थे, ईडी का प्रेम पत्र उन्हें मिला। भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद दोनों बारी बारी से मुख्यमंत्री बन गए। ठीक इसी तरह से अरविंद केजरीवाल की पूरी पार्टी और दिल्ली की पूरी सरकार को कैसे तंग किया गया जांच एजेंसियों के माध्यम से, पूरे देश ने देखा। ठीक इसी तरीके से कोई भी दल, शिवसेना को कैसे तोड़ा गया गुवाहाटी मॉडल के द्वारा, वो भी सबने देखा। किस तरह से शरद पवार की पार्टी को तोड़ा गया, वो भी सबने देखा। किस तरह से ऑपरेशन लोटस कई राज्यों में हुआ, वो भी लोगों ने देखा। और किस तरह से एक पूर्ण राज्य जम्मू एंड कश्मीर को केंद्र शासित राज्य बनाकर, केंद्र शासित प्रदेश बनाकर दिल्ली अपने हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर तय कर रही है, और संसद में किए गए वादे के बावजूद कि उचित समय पर हम पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल कर देंगे, अब तक पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल नहीं किया गया। खासकर एक ऐसे राज्य में जो राज्य अल्पसंख्यक बहुल राज्य है, देश के अंदर जो समुदाय अल्पसंख्यक है, कश्मीर के अंदर वही बहुसंख्यक है। अगर इस तरह की परिस्थितियां हैं, तो उन परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो सवाल उठेंगे ही, और उन सवालों का स्वाभाविक है कि लोकतांत्रिक ढांचे में लोकतांत्रिक तरीके से जवाब भी दिया जाना चाहिए। क्या हमारी सत्ता और हमारा सिस्टम उनके जवाबों के लिए तैयार है? पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के रिवीजन के नाम पर जिन 27 लाख लोगों के वोटिंग राइट्स को एक तरह से सस्पेंड कर दिया गया, वो वोट नहीं डाल पाए, उनमें ज्यादातर किस समुदाय के लोग थे? टीएमसी का आरोप है कि ज्यादातर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को वोटिंग से वंचित किया गया। ये मोदी सरकार के तहत सिस्टम के द्वारा किया गया। अब सवाल ये उठता है कि जब ऐसी परिस्थितियों की खबर भारत से बाहर जाती है, तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में जो लिखा हुआ है धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणतंत्र, क्या धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी ये शब्द
अपनी प्रासंगिकता को खोते हुए नजर नहीं आते। निश्चित तौर पर 5 देशों की यात्रा पर गए और वहां से लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने क्रियाकलाप से इसका जवाब देना होगा, न कि विदेश मंत्रालय के बयानों से इस तरह की बातों का जवाब दिया जाएगा। सत्ता में बैठने वाले को, देश के शीर्ष पद की आकांक्षा रखने वाले व्यक्ति को और राजनीतिक दल को टोपी भी पहननी पड़ती है और टीका भी लगाना पड़ता है। ये बात एनडीए से लेकर इंडिया गठबंधन दोनों जगह रह चुके नीतीश कुमार ने एक दौर में कही थी। लेकिन टोपी और टीका वाला दौर क्या मौजूदा दौर में चलता हुआ दिखाई दे रहा है? देखते जाइए। फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रहा है। फिलहाल तो गिरिराज सिंह का दौर है, फिलहाल तो संगीत सोम जैसों का दौर है। और आज ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है नमाज पढ़ने को लेकर कि शिफ्ट में नमाज पढ़े या फिर सरकार उन्हें अपने हिसाब से तय कर लेगी अगर लोग सीधे सीधे नहीं मानेंगे तो, इस तरह की बातें जो कही गई है, क्या ये रॉब जेटन यानी नीदरलैंड के प्रधानमंत्री के आरोपों के या उनके कथित इंटरव्यू के बाद की परिस्थितियों में इस बयान को एक बार फिर से नए चश्मे से देखा जाएगा? तो क्या इसके लिए बीजेपी और उसके नेता जिम्मेदार नहीं होंगे? तो जिम्मेदार कौन होगा, ये आप तय कीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।